मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नाहड़। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ द ओशियन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसके भूमिका के बारे में जानना चाहेंगे कि ओशियन का टेम्परेचर कैसा है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। ओशियन जो वाटर है, ये इसका जो तापमान है, ये ह्यूमन बीइंग, इवन हम कहें कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनको डेवलप करने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट, देखिए बेटा, जो ओशियन का टेम्परेचर है वो सिर्फ न केवल क्लाइमेट बल्कि जो तटीय क्षेत्र है और जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके जीवन को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो टेम्परेचर है वो हमें समुंदर को तापमान कहाँ से प्राप्त होता है। तो उसमें जो मुख्य सोर्स है बेटा वो आपका सन है, सूर्य है। इसी के द्वारा ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ एनर्जी जो आपका ओशियन है उसकी तलहटी से प्राप्त होता है, या फिर जो समुद्री वाटर है, जल है, उसमें दबाव की वजह से, कंप्रेशन की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो इंसोलेशन, जो सूर्यताप हम समुद्र के ऊपर प्राप्त कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उदाहरण के लिए कि सन की रेज का एंगल क्या है, किस एंगल पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। इसके अलावा दिन की लंबाई और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस कितना है, और वायुमंडल के कुछ तत्व होते हैं जो समुद्र जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, अब हम जानना चाहेंगे अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ ओशनिक टेम्परेचर, कि समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए बेटा, जब भी हम बात करते हैं समुद्री जल के तापमान के बारे में, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है, यस एक बार बैक स्लाइड करती हूँ बेटा, दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल में हम जो समुद्र की ऊपरी सरफेस है, धरातल है, उससे गहराई में जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल बात कर इसका मतलब हम अक्षांश के हिसाब से बात कर रहे हैं, सिर्फ ऊपरी धरातल का बात कर रहे हैं। इसके बाद हम अब देखना चाहेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला आता है अक्षांश, लैटिट्यूड। देखिए बेटा, जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के नज़दीक होते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो सूर्य की जो किरणों का झुकाव है वो स्लैंटिंग हो जाता है, तिरछा हो जाता है। तो इस कारण से सूर्यताप कम प्राप्त होगा, ठीक है। और पोल्स की ओर जाएंगे तो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा या उष्मा है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। यदि मैं उदाहरण की बात करें तो देखिए बेटा, जो आपकी भूमध्य रेखा है उस पे तापमान होता है 26 डिग्री सेल्सियस, और जैसे आगे जाएंगे हम 20 डिग्री नॉर्थ या साउथ में जाएंगे लैटिट्यूड, तो बेटा ये तापमान हो जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस। 26 से 23 पे आ गया। उसके बाद जैसे हम 40 डिग्री पे पहुँचे लैटिट्यूड पे, तो ये रह जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जब 60 पे जाएंगे बेटा, तो सिर्फ ये 1 डिग्री सेल्सियस तापमान रह जाएगा। तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, कम सूर्यताप प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रचलित पवनें। देखिए बेटा, इसका मतलब है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की पवनें चल रही है या बह रही है। देखिए इसमें क्या होगा बेटा, उदाहरण के लिए कोई पवन बह रही है, जैसे मैं बात करूँ आपका भूमध्य रेखीय पवनें, ठीक है। वो क्या करेंगे, उत्तरी भूमध्य रेखीय पवनें वो क्या करेंगी, वो आपके समुद्र, जहाँ से मान लो जिस एरिया से चल रही है, मैं यदि बात करूँ अटलांटिक की, तो अटलांटिक के ये ईस्टर्न पार्ट से क्या करेंगे, गर्म वाटर ले जाएंगे, और कहाँ पे ले जाएंगे, आपके जो यूएसए है उस साइड ले जाएंगे, तो वहाँ तापमान गर्म कर देंगी।
और जब अटलांटिक का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो आपका अफ्रीका है, ठीक है, और यूरोप है, तो उस साइड जब पानी चला गया, गर्म पानी चला गया, तो नीचे से कैसा पानी आएगा, ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया, और जिस ओर ये पहुँची वहाँ तापमान बढ़ा देंगी। यस, ये आपको बता दिया मैंने। फिर नेक्स्ट है बेटा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, कि धरातल पर भूमि और जल का असमान वितरण। देखिए बेटा, यदि हम वर्ल्ड का मैप देखें तो आपका जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो एरिया अधिकतर वो कैसा है, लैंड का है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें कैसा है, वाटर बॉडी ज़्यादा है कंपेरिजन टू लैंड। तो बेटा जो लैंड है, लैंड के टच होने की वजह से जो वाटर बॉडी स्थल के साथ संपर्क में आएगी बेटा, तो वहाँ पे तापमान अधिक मिलेगा, बजाय ऐसे क्षेत्र जो सिर्फ वाटर बॉडी के रूप में है, वहाँ आसपास लैंड नहीं है, उसकी कमी है, तो वहाँ पे वेरिएशन कम मिलेगा। इसी कारण से बेटा जो आपके जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, उसमें तापमान अधिक मिलेगा किसी भी महासागर का, और दक्षिणी गोलार्ध में चाहे आपका अटलांटिक महासागर हो, प्रशांत महासागर हो या फिर हिंद महासागर, तीनों का तापमान कम मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पे वाटर बॉडी है, और वाटर बॉडी एक जैसा ऑब्जेक्ट हो गया तो आपने सुना भी होगा कि वाटर का नेचर होता है, ठीक है, क्या नेचर होता है कि देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा, इसकी वजह से। यस, अब नेक्स्ट हमारा आता है ओशनिक करंट्स, समुद्री धाराएं। देखिए बेटा, जो समुद्री तल का जो तापमान है वो समुद्री धाराओं के द्वारा भी प्रभावित होता है। यहाँ हमें एक बात समझनी होगी कि किसी क्षेत्र में किस प्रकार की समुद्री धाराएं चल रही हैं, क्या वो गर्म है या ठंडी हैं। यदि हम बात करें गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, ठीक है बेटा, जो आपकी अटलांटिक महासागर में चलती है, ये जब यूएसए से होके जाएगी आपका किस ओर, उत्तरी पूर्वी यूरोप की ओर, नॉर्वे की ओर, तो वहाँ क्या होगा बेटा, इवन ठंड में वहाँ एक बंदरगाह है क्यूबेक, वहाँ बर्फ नहीं जमती। क्यों भाई? इसके पीछे मुख्य कारण है वो जो गर्म समुद्री धारा बही, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, उसने तापमान को बढ़ा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की समुद्री धाराएं बहेंगी वह धाराएं वहाँ के तापमान को प्रभावित करेंगी। यदि गर्म है तो उस एरिया के तापमान को गर्म कर देंगी, यदि ठंडी है तो उस एरिया के तापमान को कम कर देगी। यस, देखिए बेटा, इसमें एक और एग्जाम्पल है क्यूरोसिवा की धारा। ये क्या करेगी, ये एशिया के ईस्टर्न जो कोस्ट है, पूर्वी तट है, वहाँ से पानी विड्रॉल कर ले जाएगी, साथ बहा ले जाएगी, और जब अलास्का की ओर जाएगी, अलास्का मतलब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका का ऊपरी हिस्सा अलास्का, ठीक है बेटा। तो जब अलास्का की ओर जाएगी तो वहाँ पे ये गर्म पानी पहुँचा दिया, वहाँ तापमान बढ़ा देगी, और एशिया का जो हिस्सा है जहाँ से जनरेट हुई वहाँ तापमान कम कर देगी। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और है जिसको हम कहते हैं माइनर फैक्टर, या कहें कि अन्य कारक कौन से होंगे। देखिए बेटा, इसमें आपका समुद्री कटक भी हो सकता है, और जो क्षेत्रीय वेदर कंडीशन है ये भी हो सकती है कि कहीं पे तूफान आया, चक्रवात आए, हरिकेन या फोग या बादलों का आवरण, और समुद्र की आकृति कैसी है। यदि समुद्री क्षेत्र बेटा कोई आंशिक रूप से लैंड के द्वारा घिरा हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए बेटा आपका रेड सी है, लाल सागर, एक तरफ क्या है, अफ्रीका है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है, तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा मिलेगा। और जो खुले महासागर हैं, ठीक है, उस एरिया जहाँ पर खुले महासागर है उनका तापमान कैसा मिलेगा बेटा, उनका तापमान कम मिलेगा। और जो बंद महासागर होंगे क्योंकि उनके आसपास लैंड है तो वहाँ पे तापमान लैंड के प्रभाव की वजह से तापमान अधिक होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है, मैं एक बार पेंसिल ले लेती हूँ। यस, बैक जाते हैं। यस, अभी हम पेंसिल लेते हैं यहाँ से। देखिए बेटा, इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ब्लैकिश एरिया हैं, जैसे ये वाले एरिया। अब मैं ये कहूँ
कि हिंद महासागर में या भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा 0 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश तक उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश में वहाँ पे तापमान अधिक है बेटा। ठीक है, यहाँ पे तापमान आपका समुद्री जल का 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका गिन्नी के तट की ओर, ये कह सकते हो अफ्रीका का गिन्नी तट। और बेटा ये आपका अटलांटिक महासागर में कैरिबियन सागर की ओर, यहाँ पर भी समुद्री जल का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। इसके अलावा आपका ये वाला हिस्सा प्रशांत महासागर का कौन सा हिस्सा बोलेंगे, ईस्टर्न हिस्सा, यहाँ भी तापमान अधिक है। उसके बाद देखिए बेटा, अब इसके आसपास जो लगते हुए हिस्से हैं वहाँ पे तापमान है 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जब और ऊपर जाएंगे बेटा, यस, जब हम देखेंगे 50 डिग्री से ऊपर, 50 डिग्री अक्षांश से ऊपर, तो यहाँ पे तापमान बेटा आपका रह जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर पहुँचेंगे यहाँ पे इस एरिया में, और हाइट पे जाने के बाद यहाँ तापमान आपका, यहाँ तो बेटा है 0 से 9 डिग्री सेल्सियस, लेकिन और हाइट पे जाएंगे 50 से ऊपर, इनसे ऊपर जाएंगे 50 से ऊपर, तो कितना रह जाएगा, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट कहाँ पाया जा रहा है, जो मैंने हाईलाइट किए हैं पेंसिल के द्वारा, और सबसे लोवेस्ट कहाँ है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया कि कौन कौन से एरिया में समुद्री जल का तापमान अधिक है और कौन से एरिया में कम पाया जा रहा है। एक मिनट बेटा, पीपीटी ऊपर हमारी चली गई है, निकाल लेते हैं। यस, खत्म हो गई।